अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत आ गई है और अब से थोड़ी देर पहले यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका के 25% टैरिफ्स के जवाब में 25% टैरिफ्स लगाने का फैसला कर लिया है। सारी दुनिया की नजरें 2 हफ्तों से कभी अमेरिका और कभी चीन की तरफ होती हैं। सदर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं और चीन पीछे हटने के बजाय जवाबी टैरिफ लगा देता है और फिर सदर ट्रंप टैरिफ मजीद बढ़ा देते हैं और चीन एक बार फिर पीछे हटने के बजाय जवाब में मजीद टैरिफ लगा देता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने चीन पर पहले 20%, फिर 34% और फिर 50% टैरिफ लगाकर चीनी बरामदात पर टोटल 104% टैरिफ लगा दिए हैं, जो आज से नाफिजुल अमल हो चुके हैं। और जवाब में चीन ने अमेरिकी बरामदात पर 84% टैरिफ लगा दिया है और ये इंदिया दिया है कि अगर अमेरिका लड़ाई चाहता है तो हम लड़ेंगे, अगर ट्रंप गलती के ऊपर गलती करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे। और अब यूरोपीय यूनियन में शामिल मुमालिक ने ट्रंप के 25% टैरिफ के जवाब में मुतअद्दिद अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने की मंजूरी दे दी है। और इस सारी सूरत हाल ने सारी दुनिया की मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। मुसलसल 3 दिन गिरावट के बाद कल एशियन और फिर यूरोपियन मार्केट्स में रिकवरी आई और इसके बाद अमेरिकी मार्केट्स भी मजबूत रुझान के साथ खुली। 5% से ज्यादा तेजी देखी गई, मगर फिर मार्केट बंद होने से पहले यह वाज़ेह हो गया कि ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ नाफिज कर दिए हैं और चीन इसका जवाब देगा। और इसके बाद एक बार फिर अमेरिकी स्टॉक मार्केट उसी वक्त मस्बत से मनफी हो गई। एप्पल, टेस्ला, अमेज़न और दीगर कंपनियों के स्टॉक्स की कीमतें गिर गई और फिर आज एशियन मार्केट्स में मंदी देखी गई, फिर यूरोपियन मार्केट्स में भी मंदी देखी गई। और चीन के ऐलान के बाद कि उसने भी जवाब में अमेरिका पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिए हैं, अमेरिकी मार्केट्स के फ्यूचर ट्रेड्स में सी-सॉ मूवमेंट देखी गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट ऑयल $60 से नीचे आ गया। यानी ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलान के बाद चंद ट्रेडिंग सेशंस में तेल की कीमतें 20% गिर चुकी हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने यह इशारा दे दिया है कि वो इस कमी का फायदा उठाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जीएसटी लगा सकती है। जबकि पाकिस्तान ने टैरिफ्स पर बात करने के लिए आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला किया है। बहरहाल चीन ने जवाबी टैरिफ्स के साथ साथ 12 अमेरिकी कंपनीज पर एक्सपोर्ट कंट्रोल भी लगा दिया है। जबकि चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाने की शिकायत भी दर्ज करा दी है। एक तरफ अमेरिकी और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, दूसरी तरफ सदर ट्रंप इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि इन टैरिफ्स की कीमत अमेरिका को बरामद करने वाले मुमालिक ही नहीं अदा करेंगे, बल्कि खुद अमेरिकी अवाम इसका बड़ा हिस्सा अदा करेंगे। मगर खुद अमेरिकी नशरियाती इदारे बता रहे हैं कि ग्रोसरी से लेकर दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे का बोझ अमेरिकी अवाम पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिकी टेक एनालिस्ट के मुताबिक अगर सदर ट्रंप अपने इक़दामात पर कायम रहे और पीछे ना हटे और अगर आईफोन उनके प्लान के मुताबिक अमेरिका में बनाए गए और दीगर अशिया भी अमेरिका में बनाई गई, तो अगर सिर्फ आईफोन की मिसाल लें तो उसकी कीमत 3 गुना हो जाएगी। यानी आईफोन 16 $3,500 यानी पाकिस्तानी रुपए में 10 लाख रुपए का हो जाएगा। और अगर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अपनी सप्लाई चेन को अमेरिका मुंतकिल करने की कोशिश भी की, तो महज अपनी पूरी सप्लाई चेन का 10% अमेरिका मुंतकिल करने में 3 साल लग जाएंगे और इस पर एप्पल को $30 अरब का खर्चा भी करना पड़ेगा। दहाइयों पहले अमेरिकी कंपनीज ने अपने स्मार्टफोन्स के मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्लांट्स एशिया मुंतकिल कर दिए थे और अमेरिका में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डिज़ाइन का काम होता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। मगर अब ट्रंप चाहते हैं कि कम प्रॉफिट मार्जिन वाला काम भी अमेरिकी कंपनीज अमेरिका में शिफ्ट करें। सदर ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद से एप्पल कंपनी के शेयर्स की कीमत 25% से ज़्यादा गिर चुकी है, क्योंकि इस कंपनी का सारा इन्हिसार चीन पर है। तकरीबन 90% आईफोन्स की असेंबलिंग चीन में की जाती है। आईफोन में जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर ताइवान में बनती हैं, जबकि आईफोन के स्क्रीन पैनल्स जनूबी कोरिया की कंपनी सप्लाई करती हैं। अगर ये सब काम अमेरिका में होंगे तो आईफोन सस्ता नहीं बल्कि 3 गुना महंगा हो जाएगा। ताहम मौजूदा सूरत हाल में भी ट्रंप के टैरिफ्स के नतीजे में आईफोन 43% महंगा हो जाएगा और दीगर दरामदी अशिया की कीमतें भी इसी तरह अमरीकी सारिफीन के लिए बढ़ जाएंगी। मगर ट्रंप अपनी जिद पर कायम है और दावा कर रहे हैं कि दुनिया के मुमालिक उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। एक तरफ चीन टैरिफ का जवाब टैरिफ से दे रहा है, ईयू ने फैसला कर लिया है कि वो टैरिफ का जवाब टैरिफ से देंगे, मगर ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया के मुमालिक उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। Telling you, these countries are calling us up, kissing my. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate, because some of the trade deals that were made by predecessors
as president were so bad you almost wonder who did these deals. They were either crooked or stupid. They could be nothing else. They were either stupid or crooked. मगर सिर्फ यही नहीं, दूसरी बार अमेरिका का इक़्तिदार हासिल करने वाले सदर ट्रंप इस दफ़ा काफ़ी जल्दी में नजर आ रहे हैं और इब्तिदाई 3 माह के अंदर ही उन्होंने एक साथ ही इंतहाई गैर मामूली अहमियत के हामिल मुतअद्दिद आलमी मुहाज़ खोल दिए हैं, जिनके असरात अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप ने गजा और यूक्रेन में जारी तवील जंगों को ख़त्म करने की नाकाम और मुतनाज़ कोशिशें की हैं, वहीं ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी एक बार फिर ट्रंप की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसे वो पहले दौर इक़्तिदार से ही ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ट्रंप ने ओबामा दौर में ईरान के साथ होने वाले तारीखी जौहरी मुआहदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में 2 माह की तवील जोर आजमाई के बाद अब उन्हें ब्रेक थ्रू भी मिल गया है और हफ्ते को ओमान में ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुमालिक ने इन मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। ताहम इस हवाले से दोनों के मौक़िफ़ में कुछ तज़ाद भी है। जहां सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हफ्ते को ईरान और अमेरिका के आला सतह के हुक्काम जौहरी मामलात पर बराह रास्त बातचीत करेंगे, वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जो ईरान की तरफ से मुमकिना तौर पर इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, उनका कहना है कि ये मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट होंगे। और इसके बाद कल अब्बास अराग़ची ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना होगा कि इस मसले के हल के लिए कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं होगा और ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के जरिए एक पुरअमन मुआहदा करने के लिए तैयार है, जो $1 ट्रिलियन के तिजारती मौक़े फराहम कर सकता है और ख़ित्ते में अमेरिका की महंगी फ़ौजी मुदाख़लत से बचाव का जरिया बन सकता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अमन कायम करने और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बॉल अब अमेरिका के कोर्ट में है, जिसमें मुनाफा बख्श कारोबारी मौक़े भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इन मुज़ाकरात में अमेरिका का अहम इत्तेहादी इसराइल भी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अहम फरीक होगा और इसराइल काफ़ी अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है। पीर को सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को साथ बिठाकर ये ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मुखालफत तो नहीं की, मगर इतना ज़रूर कहा कि हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ये एक मुआहदे के ज़रिए मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब यह मुआहदा लीबिया की तर्ज का हो। वाज़ेह रहे कि 2003 में लीबिया के सदर मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने पाबंदियाँ हटाने के बदले इब्तिदाई जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर आमादगी जाहिर कर दी थी। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात पर मज़बूत मुज़ाकरात मुमकिन है और क्या ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर राज़ी हो जाएगा। BBC ने इस हवाले से तज्ज़िया करते हुए लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में है। ईरान हमेशा सदर ट्रंप की तरजीहात की फहरिस्त में रहा है, मगर ट्रंप के लिए ईरान पहली मुद्दत सदारत से ही एक नामुकम्मल काम है और अब भी मसला वही है जो उस वक्त था कि वो क्या चीज़ है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक सकती है। ईरान के लिए अमरीकी धमकी वाज़ेह है कि मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो या फ़ौजी कार्रवाई का सामना करें। सदर ट्रंप ने पीर को कहा कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें लगता है कि ईरान को बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। ईरान में कुछ पॉलिसी साज ऐसे मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ करने के ख्वाहां दिखाई देते हैं जिससे पाबंदियाँ हटाई जा सकें। बढ़ती हुई महंगाई और कदर खोती हुई करेंसी के साथ ईरान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस तरह के किसी भी मुआहदे में ऐसा समझौता शामिल हो सकता है जिसे कबूल करना ईरान के सख्त गिर अनासिर के लिए मुश्किल हो। ईरान को हालिया महीनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसकी प्रॉक्सी मिलिशियाज इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान कमज़ोर हो चुकी हैं और उसके इलाकाई इत्तेहादी शाम के सदर बशार अल असद अपना इक़्तिदार खो चुके हैं। इस सूरत हाल में तेहरान में कुछ अनासिर ये कहते नजर आ रहे हैं कि शायद जौहरी डेटरेंस तैयार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जौहरी हथियारों की ज़रूरत अब पहले से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान फिलवक्त दो मुखालिफ किनारों पर दिखाई देते हैं और उनके मुज़ाकराती मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है, जिसमें मज़ीद यूरेनियम की अफजोदगी का मुकम्मल खात्मा शामिल हो और साथ ही साथ वो चाहता है कि ईरान लबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हौसियों की हिमायत से हाथ खींच ले। ईरान के लिए ये शराइत कबूल करना नामुमकिन भी साबित हो सकता है, क्योंकि जौहरी अफजोदगी पर मुकम्मल पाबंदी, यहाँ तक के पुरअमन मकासद के लिए भी पाबंदी तवील अरसे से ईरान के लिए एक हतमी सुर्ख लकीर के तौर पर देखी जाती रही है। और इस वक्त ईरानियों की तकनीकी महारत भी एक मसला है, क्योंकि इसके साइंसदान 10 साल पहले के मुकाबले में जौहरी हथियार बनाने के बारे में अब कहीं ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, उसने वाज़ेह किया है कि वो ईरानी जौहरी सलाहियत के मुकम्मल खात्मे को ही कबूल करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो लीबिया जैसे मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ करेंगे, लेकिन ईरान का इस मिसाल पर अमल करने का कोई इम्कान नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मामला क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस हवाले से BBC की रिपोर्ट में लिखा है
कि इसराइल तवील अरसे से ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह करने के लिए फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा ज़ेरे ज़मीन बंकरों में है। अस्करी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इसराइल को ईरान पर बमबारी करने के लिए सिर्फ अमरीकी मदद की ज़रूरत नहीं होगी, उसे जौहरी तनसीबात की तबाही की ज़मानत के लिए ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी की भी ज़रूरत होगी। इसका मतलब यह है कि फ़ौजी कार्रवाई ख़तरनाक होगी और उसकी कामयाबी की किसी भी तरह ज़मानत नहीं दी जा सकती। मगर ट्रंप ने यह वादा भी किया है कि वो मज़ीद हमेशा जारी रहने वाली जंगें शुरू नहीं करेंगे और ईरान के साथ एक हमगीर इलाकाई तनाज़ा ऐसी ही एक जंग बन सकता है। इसलिए फ़िलहाल अमरीकी सदर सिफारती हल की तलाश में है, जिसे इसराइल को भी अपनी ख्वाहिश के बरक्स कबूल करना पड़ेगा। सदर ट्रंप फरीकैन को किसी मुआहदे पर पहुंचने के लिए 2 माह का वक्त दे रहे हैं, लेकिन अगर मुआहदा नहीं होता तो वो ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रख रहे हैं, जिसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। और अमरीकी सदर शायद भूल रहे हैं कि मुज़ाकरातकारों को 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पर इत्तफाक करने में 2 बरस लग गए थे और जल्दबाजी की सिफारतकारी हमेशा कामयाब भी नहीं होती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के मामले पर पैदा होने वाली ड्रामाई सूरत हाल के बाद तहरीक इंसाफ के 2 आला तरीन ओहदेदार यानी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल बराह रास्त आमने सामने आ गए हैं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तनकीद और तंज पर पीटीआई में ठंडे मिजाज के हामिल पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने पहली दफा सख्त गुस्से का इजहार कर दिया है और साथ ही कल अपनी मुलाकात पर सलमान अकरम राजा की तनकीद के जवाब में 25 मार्च को सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात पर सवाल उठा दिया है। इसके अलावा कल इमरान खान से मुलाकात करने वाले पार्टी के दूसरे सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर भी सलमान अकरम राजा के इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कल जब जेल हुक्काम की तरफ से सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात से रोका गया, शदीद बदनज़मी देखने में आई और मुलाकातियों की लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली जफर समेत 6 वकला को इमरान खान से मिलने दिया गया, तो इस पर पहले सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मुलाकात करने वाले रहनुमाओं पर इस्टेब्लिशमेंट की इताअत गुजारी का इल्ज़ाम लगा दिया। अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया। इसके बाद रात में बैरिस्टर गौहर खान और दीगर पार्टी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वाले रहनुमाओं के लिए मंजूर नज़र होने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर शो कॉज जारी करने की बात की। फिर रात में एक इंटरव्यू में मजीद कहा कि मुलाकात करने वालों को जवाब देना पड़ेगा कि कहां से उन्हें मुलाकात के लिए आने का पैगाम आया था और जब बहनें बाहर बैठी थी तो वो क्यों मुलाकात के लिए गए। मेरे इर्द गिर्द गार्ड लग गई, मुझे सड़क पे रोक दिया गया, मेरी गाड़ी के गिर्द मुसल्ला सिपाही खड़े हुए थे, मैं पैदल चलने की मैंने कोशिश की तो मुझे रोक दिया गया। इस सब के बावजूद आप दंदनाते हुए 4 लोग जो हैं अंदर चले जाते हैं तो सवाल तो उठेगा ना। मैं बिल्कुल सवाल ये उठाऊंगा, ये एक नज्म की बात है, खान साहब से मिलने की ख्वाहिश जितनी मर्जी आपको हो, लेकिन आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है जब इन लोगों को रुका हुआ है, इनके गिर्द गार्ड लगी हुई है, तो मैं क्यों जा रहा हूँ। ये सवाल तो उन लोगों को करना चाहिए अपने आप से और उसका जवाब कहीं ढूंढना होगा हमें। मैंने मांग ली है ना वजाहत, ये लोगों को बताना पड़ेगा कि कहां से इनको पैगाम आया कि आप लोग कौन जाना, हम आपको अंदर कर देंगे, भिजवा देंगे, और क्यों गए ये जब बहनें बैठी हुई हैं। कल जब बैरिस्टर गौहर खान की मौजूदगी में सलमान अकरम राजा ने मुलाकात करने वालों के लिए मंजूर नज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो बैरिस्टर गौहर खान खामोश थे, मगर सलमान अकरम राजा के सख्त जुमलों को पीटीआई के हिमायत याफ्ता सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल किया गया। सलमान अकरम राजा के बयान की हिमायत और तारीफें की गई, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर अफराद की ट्रोलिंग की गई। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद आज बैरिस्टर गौहर खान पहली दफ़ा सख्त गुस्से में नजर आए और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ना सिर्फ बैरिस्टर अली जफर का दिफा किया और मंजूर नज़र के अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि ये सवाल भी उठा दिया कि 25 मार्च को भी इमरान खान की बहनों की उनसे मुलाकात नहीं कराई गई थी। उस वक्त क्यों सलमान अकरम राजा दीगर वकला के साथ मुलाकात के लिए गए थे। आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि अगर एक वकील में से एक कम होगा तो कोई नहीं जाएगा। खान की बहनों का अगर रोका जाएगा तो फिर बाकी वकील आने जाएंगे। कोई एक पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करे, चीप पॉपुलरिटी ना ले कोई बंदा, और अली जफर के बारे में ये कभी भी ना कहे कि वो मंजूरी नजर बंदा है। वो एक ग्रेट आदमी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा काम किया, जिसने सबसे ज्यादा केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किए हैं, फ्री ऑफ कास्ट किए, कभी एक पैसा नहीं लिया। किसी बंदे को ये कहना कि ये मंजूरी नजर है, इस वर्ड्स के में एक्सट्रीम एक्सेप्शन में ऐसा लफ्ज कभी भी किसी सूरत में। एक चीज मैं कैटेगरिकली करूं और स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं कि 25 तारीख जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। लेकिन देखो, पार्टी की बातें पार्टी में अंदर रहने दें, मैं कभी भी जहर नहीं करता। शायद मैंने आज इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी ने पीटीआई के ज़राए से खबर में बताया है
कि कल पीटीआई की क़यादत अलीमा खान को हिरासत में लिए जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मरकजी क़यादत के दरमियान सुलह के लिए पार्टी रहनुमा किरदार अदा करते रहे। तहरीक इंसाफ के अरकान ने बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर की मुलाकात पर एतराज़ात उठाए। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान, शिबली फराज और उमर अयूब ने भी मुलाकातों पर तशवीश का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर खान ने मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने के पीछे किसी मकसद का ना होना बताया। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान से मुलाकातों के लिए अहकामात पर अमल दरामद पर जोर दिया। हैदर शराजी के मुताबिक सख्त जुमलों के तबादलों पर बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर खान के अलावा कल इमरान खान से मिलने वाले बैरिस्टर अली जफर भी खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कल रात को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और इमरान खान जब मुझे बुलाएंगे मैं उनसे मुलाकात के लिए जाऊँगा। मेरे लिए इमरान खान का हुक्म किसी भी फर्द वाहिद की ख्वाहिश से ज़्यादा अहम है। मैं यही बात ख़त्म करता हूँ। और फिर आज सहाफ़ियों से बात करते हुए अली जफर का कहना था कि सलमान अकरम राजा के बयान पर अफसोस हुआ। शो कॉज नोटिस से मुतालिक सवाल पर अली जफर ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो करना चाहते हैं करें, हमें इमरान खान से मुलाकात करने से कोई नहीं रोक सकता। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राय साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। तो ये मुलाकात के लिए कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा ये डिसाइड खान साहब करते हैं या कौन करता है? एक तो खान साहब बुलाते हैं, उन्हें बड़े पैगाम देते हैं सबको कि आप आके मिले, कौन अंदर कौन मिले। लेकिन बहुत बार ये होता है कि उनकी कोई कंट्रोल कर रहा है जेल अथॉरिटीज़, वो अंदर किसी को जाने देते हैं, किसी को नहीं जाने देते। वो एक तरह हम उसको कहते हैं कि लक है। मैं भी पिछली 3 बार जो गया था मुझे मिलने की इजाज़त नहीं थी, कल रैंडमली उन्होंने दे दी इजाज़त। सलमान अकरम राजा साहब ने कल कहा है कि जो लोग अंदर गए हैं हम उनको फोकस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम सारे बात वो क्यों अंदर गए। वो उनको कहने दें, मैं उस कंट्रोवर्सी में जाना नहीं चाहता। वो जो करना चाहते हैं करें। वो खान साहब को मिलने से मैं आपको एक बात बता दूँ, रोक नहीं कोई सकता। खान साहब जिसको मिलना चाहेंगे मिलेंगे। सब पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, लीडरशिप है, उनका राइट है कि वो मिलें और खान साहब की मर्जी है कि वो किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते। इस हवाले से जब आज खुद सलमान अकरम राजा से सवाल हुआ कि अली जफर कह रहे हैं कि इमरान खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया था, जिसमें सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, उन्हें किसी ने नहीं बुलाया था। अभी अली जफर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे खान साहब ने बुलाया था, मैं तब गया हूँ। नहीं, ये गलत बात है, किसी ने नहीं बुलाया था। ये गलत एक रिवायत है, हर बंदा आके ये बोल दे मुझे बुलाया था। कोई ये रिवायत नहीं है, कोई ये तरीका भी नहीं है। जब एक चीज़ वाज़ेह हो गई, कानून में आ गया, अदालत के फैसले में आ गया कि एक SOP है, उसके तहत आपने जाना है, उसके बगैर आपने नहीं जाना, तो ये बिल्कुल गलत हुआ था। किसी को इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। पीटीआई की क़यादत के दरमियान इस नए तनाज़े पर पार्टी के साबिक रहनुमा और MNA शेर अब्दुल मरबत ने तबसरा करते हुए कहा है कि सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर खान की तौहीन की है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को साथ में बैठा के जिस तरीके से उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की है, ये बदज़बानी और बेशर्मी के ज़ुमरे में आती है। सलमान अकरम राजा साहब अपनी मुतलकुल अनानियत कायम करना चाहते हैं। क्या इस तरह होता है चेयरमैन को बिठा के आप कहें कि जी हम शोकाज जारी, नहीं सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन को शोकाज जारी करेगा। आपने बैरिस्टर गौहर साहब की तवीन की है, वो चेयरमैन हैं, वो हमारी लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है। आपकी तरह नहीं है कि अपने साथ सेक्रेटरी जनरल का ओहदा नहीं लिख सकते हो। पीटीआई के अंदर पैदा होने वाले इस बड़े तनाज़े के साथ साथ पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जुड़ा हुआ एक और तनाज़ा भी सर उठा रहा है। अली मीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई असम्बली में मादनियात के हवाले से एक तरमीमी बिल पेश किया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 का नाम दिया गया है। सूबाई हुकूमत इस बिल की तारीफें कर रही है और इसे असम्बली से पास करके कानून बनाना चाह रही है, मगर खुद पार्टी के अंदर से सूबाई हुकूमत पर इस हवाले से सख्त तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि यह बिल इस्टेब्लिशमेंट की पर लाया गया है और मादनियात पर सूबाई इख्तियार ख़त्म किया जा रहा है। अमेरिका में मकीम पार्टी रहनुमा शहबाज गिल ने दावा कर दिया है कि जब तक मिनरल बिल पास नहीं हो जाता तब तक इमरान खान की मुलाकातों को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जब तक इमरान खान रिहा होकर खुद इस बिल का जायज़ा नहीं लेते तब तक इसे होल्ड पर डालना चाहिए। जो KP का जो सारी मादनियात हैं वो एक जेवर है, चाहे जो मर्जी एक्ट पहले हुआ हो, जो मर्जी तरमीम ये करना चाह रहे हो। हमारा ख्याल है, हमारा मशवरा ये कि पूरा एक्ट होल्ड पे डाल देना चाहिए जब तक इमरान खान रिहा होकर उसको खुद उसकी तफसील समझ के फिर ये असेंबली में पेश होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये मशवरा लिया जाएगा और इमरान खान की रिहाई तक कोई एक्ट असेंबली में नहीं, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होनी चाहिए। खुद पार्टी रहनुमा खुद इमरान खान की बहनें अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सवालात उठा रहे हैं। इस हवाले से वजाहत करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे का कोई भी इख्तियार वफाकी हुकूमत या किसी इदारे को नहीं दिया जा रहा है। अच्छे इक़दामात के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे से किए जा रहे हैं।
बड़ी क्लैरिटी के साथ सब सुन लें कि कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है और न ही कोई दे सकता है और न ही कोई हमसे ले सकता है। हम एक पॉलिसी जो अच्छी बना रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कोई माफिया है जो चाहता है कि रिफॉर्म ना हो और पहले वाले हालात और जिस तरह चल रहे थे तो अच्छे इक़दामात के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। माफिया मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके अपने मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। हम जाली वफाक की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात वफाक को कैसे दे सकते हैं। ये तरामीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। मुजव्वज़ा तरामीम कोई खुफिया मामला नहीं है, इन्हें असेंबली में पेश किया जाएगा और अपोजिशन की भी राय ली जाएगी। जिसे प्रोपेगेंडा कह रहे हैं बैरिस्टर सैफ, वो बातें तो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा उठा रहे हैं, इमरान खान की बहन उठा रही हैं। दूसरी तरफ इन सारे तनाज़ात में कल एक दफ़ा फिर इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर खान समेत जेल में मुलाकात करने वाले रहनुमाओं को बताया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। खान साहब ने कहा मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी ताल्लुकात का दरवाज़ा, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। मैं आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो जो हमने कॉल अप किए हैं वो कमेटी के थे गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो नोटिफिकेशन तक नहीं कर रहे थे। खान साहब ने कहा मुज़ाकरात हो, लेकिन मैंने अपने लिए डील की खातिर नहीं है, मैं जमहूरियत की खातिर कर रहा हूँ, सुप्रीमेसी ऑफ कंट्री की खातिर कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया। पार्टी के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हैदर शराजी मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने खबर दी कि तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और ज़ाहिर कल प्रेसर में तो नहीं नज़र आया, हालांकि सलमान अकरम राजा ने पॉइंट बराह रास्त ही मारा था बैरिस्टर गौहर खान साहब पर, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज बड़े गुस्से में वो नज़र आए हैं, क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? देखिए ये इख्तलाफात हैं और बैरिस्टर गौहर जिस वक्त कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे उस वक्त सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। और ये सख्त जुमलों का तबादला इसलिए हुआ कि सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया कि जब इमरान खान की बहनों को अडयाला मिलने नहीं दिया गया और वो सड़क पर बैठी हुई थी तो कम से कम उनसे इजहार यकजहती किया जाना चाहिए था, जिस पर वहाँ बैरिस्टर गौहर की जानिब से बताया गया कि इससे कबल रहनुमा जाकर मिलते रहे और सलमान अकरम राजा का नाम मुतअद्दिद मौक़ों पर नहीं था, लेकिन वो भी जाकर मिले, तो लिहाजा इसको हमें ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। इस पर जिस वक्त ज़्यादा बहस हुई उस पर सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ये सख्त जुमलों का तबादला होता रहा और आज भी जिस तरह बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने बयानात दिए हैं, इससे इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। और इसके अलावा भी बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक और आज ये बात बताई है कि बानी ने मुलाकात के दौरान कहा है कि वो हार्ड स्टेट की हमायत करते हैं और हार्ड स्टेट के हवाले से उन्होंने बताया है कि इसका मतलब है कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती हो। दूसरा ये कि ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं ये अब पार्लिमानी पार्टी और इसके अलावा कोर कमेटी व सियासी कमेटी तक पहुँच रहे हैं और आज पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी इसकी हमें इस के हवाले से मामलात नज़र आए। जब पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये सवालात उठाए गए तो बैरिस्टर गौहर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि मैं बतौर चेयरमैन जाकर मिलता रहा हूँ और पार्टी की जानिब से 3 फैसले किए गए हैं। और पहला ये कि वकला जो मिलने के लिए जाएंगे उसके लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। दूसरा, पार्टी की सियासी क़यादत जो जाती है उसके लिए नाम कौन देगा इस पर पार्टी मुशावरत करेगी। और तीसरा, बहनों के हवाले से भी ये तरीक़ाकार वज़ा करने के लिए फ़ैसला हुआ है कि सब मिलकर ये जिस वक्त नाम देने हों तो उस वक्त पार्लिमानी पार्टी के अरकान को भी उनमें शामिल किया जाए, जो वकला अरकान असम्बली हैं उनको भी शामिल किया जाए और फिर उसके बाद एक हतमी फ़हरिस्त जमा की जाए जो अफराद बानी से मिलने के लिए जाएँ। साथ ही बैरिस्टर अली ज़फ़र ने जो कहा है, इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात से पहले ही बैरिस्टर अली ज़फ़र कह चुके थे कि मैं इस कमेटी को नहीं मानता जो कि बानी से मुलाकात के लिए नाम फाइनल करती है। तो ये बातें तो हुई हैं, लेकिन आज पार्लिमानी पार्टी में सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस और मिनरल्स के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं इस पर भी बहस हुई, जहाँ शाहिद खटक ने पार्टी अरकान पर इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर अफराद बात तो करते हैं लेकिन अली अमीन गंडापुर के सामने जाकर
बात नहीं करते। शहरियार अफरीदी ने कहा कि कौन अफराद हैं, तो उन्होंने शहरियार अफरीदी का जिक्र किया। आप ये बात कर रहे हैं तो उस पर ये सख्त जुमलों का जब तबादला हुआ तो शाहिद खटक बाहर आए और बाहर से जिस वक्त वापस गए तो उन्होंने फिर दोबारा इत्तेहाद और इत्तफाक की बात की कि हमें इत्तफाक और इत्तेहाद से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अब पीटीआई के अंदर तक ये मामलात नहीं हैं, इसके असरात हमें अपोजिशन इत्तेहाद तक नज़र आ रहे हैं। क्योंकि तीन दिन कबल महमूद खान अचकज़ई जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर आए तो हमने देखा था कि गुज़िश्ता 3-4 माह से वो अपोजिशन इत्तेहाद यानी पीटीआई के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन जब महमूद खान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो पीछे से उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर भी आ रहे थे। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं आज अकेला कुछ बातें करना चाहता हूं और आज अकेला ही ये पीटीआई के रहनुमाओं को पैगाम देना चाहता हूं, आप आज मेरे साथ खड़े ना हों। तो लिहाजा उन्होंने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 मुतालबात बानी पीटीआई तक पहुंचाए कि पीटीआई पार्लियामेंट में उन कमेटियों से इस्तीफ़ा दे जिसमें वो मौजूद नहीं। दूसरा, पीटीआई इस स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए और तीसरा ये कि पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली कायम की जाए और वहाँ पर ये एहतजाज करें या आगे बढ़ें। तो ये इख्तलाफात हैं, इस तरह के मामलात हैं जहाँ पर पीटीआई इनके दरमियान में हमें नज़र आ रही है और हमारी राय या जो कुछ हो रहा है इससे बेहतर उनके अपने बयानात हैं जिनसे चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। बहुत शुक्रिया इन मामलों पर बात करने के लिए। हमने सलमान अकरम राजा साहब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उन्होंने पहले भी कुछ बातें बताई थी, दुरुस्त साबित हुई। मरवत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, जब आपको पार्टी में साइडलाइन किया गया तो आपने कहा था कि आपको खतरे में नजर आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। अब अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भरपूर कैंपेन हो रही है, पार्टी का अपना रहनुमा हो या फिर जो पार्टी के हामी यूट्यूबर्स हों, वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। अब पार्टी में बात यहाँ से शुरू हुई थी कि आपके ऊपर सवालात उठाते थे कि आप कहीं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। अब तो पार्टी पूरी की पूरी ही एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है। सेनेटर अली जफर पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पार्टी के अपने चेयरमैन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी जो है वो मंजूर नज़र है, इताअत गुजार है इस्टेब्लिशमेंट के। अली अमीन गंडापुर पर ये नाम लग रहा है, क्या वाकई पूरी की पूरी पार्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है? ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? बहुत शुक्रिया शाहजेब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़िश्ता 1.5-2 सालों में ये कल्चर बन चुका है कि किसी को गंदा करना हो तो उस पर इल्ज़ाम लगा दें कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। और ऐसी ज़बान और ऐसी सोच जो है वो सियासी बोनों की ही हो सकती है जो पार्टी में दरारें इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो अपने सियासी अहदाफ जो है हासिल कर सके। मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि खान साहब की जो हरासत है या जो कैदोबंद है, इसको अब चंद लोग जो हैं जिन्होंने खान को मौजूदा वक्त में हसार में लिया हुआ है, वो अपने पोजीशन पार्टी में मजबूत करने के लिए और अपने मुखालिफिन को गिराने के लिए इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन की उन्होंने अली अमीन ख़ान के ख़िलाफ़ शुरू की और आज बैरिस्टर गौहर साहब के इस बयान के बाद अगर आप सोशल मीडिया का जायज़ा ले तो वही लोग अब बैरिस्टर गौहर साहब के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं और बदकिस्मती है कि अली ज़फ़र जैसे आदमी के लिए ऐसे अल्फाज अल-ऐलान और पब्लिकली इस्तेमाल हुए। फिर आप एक और चीज़ देखें ना, ये बैरिस्टर गौहर साहब से आज मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे शिकवा किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने आपको साइड पे बैठा के फिर पब्लिकली आपकी तज़ीक की, यानी आप उनमें शामिल थे जो खान साहब के पास गए थे और वापस जब आप आए उनके साथ बैठे और वो बता रहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ शाहजेब मैं आपको बता दूं कि ये जितनी मुलाकातें हैं इनके SOPs, तरीक़ाकार, कौन मिलेगा, किस दिन मिलेगा, ये सब मैंने सेट किए थे। इसके लिए रिट भी मैंने की थी, ICA भी मैंने की थी और मुझे इल्म है कि ये डिसाइडेड है कि ख़ानदान के अफराद जो बुश बीबी उस वक़्त बाहर थी तो और उनकी खान साहब की बहनें और जब बुश बीबी अंदर चली गई तो उनकी जो औलाद हैं ये लोग जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, उनके नाम नहीं देने पड़ते हैं। वकला और सियासी रफ़ाकार जो हैं उनके नाम में खान साहब के फोकल पर्सन की हैसियत से दिया करता था
जब 11 अप्रैल को इन्होंने मुझे इस मनसब से हटाया तो इसके बाद जो है बैरिस्टर गौर साहब, उमर अयूब साहब फोकल पर्सन बने और अब जो हैं 3 लोग हैं जिसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब है और पंजोता साहब, इंतज़ार पंजोता साहब। इन तीनों का काम ये है इन SOPs के तहत कि खान से मशावरत के बाद सियासी रफ़ाकार 6 लोग जो हैं 1 हफ्ते में मिल सकते हैं और 6 वकला के नाम वो खान से मंजूरी के बाद देने होते हैं और ये इन तीनों में से कोई एक भी खान से मंजूरी के बाद दे सकता है। कभी ये फैसला नहीं हुआ है कि अगर एक बहन नहीं जाएगी तो तमाम वकला नहीं जाएंगे, मुलाकात का बाइकाट होगा। खुद 25 तारीख को जब बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी तो सलमान अकरम राजा साहब खुद चले गए थे। मगर अब इसका एक पहलू तो यह है कि अगर किसी एक बहन को इजाज़त ना दी जाए और फिर अगर कोई भी ना मिलने जाए तो हुकूमत को तो फ़ायदा हो गया, इमरान खान साहब से कोई मिलेगा ही नहीं तो इमरान खान साहब का नुकसान हो गया। मगर दूसरा पहलू यह है वो जिस पे बात की जा रही है कि जी मंजूर नज़र लोगों को इसलिए जाने दिया जा रहा है ताकि वो पैगाम रसानी करें। अब अली अमीन गंडापुर साहब गए, उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। सवाती साहब गए, सवाती साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझसे खुद ने कहा कि जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करो। अली ज़फ़र साहब मिले, अली ज़फ़र आपने कहा कि मैंने सवाती साहब वाली बात इमरान खान साहब से कन्फर्म की तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल हुकूमत से मुज़ाकरात मत करो, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करो। मगर जब ये बातें कर रहे हैं लोग तो ये बात कही जा रही है और ये इल्ज़ाम इन पर लगाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दी होगी, वो मुज़ाकरात के हामी नहीं होंगे, इन्हें भेजा गया था इस मकसद के लिए कि ये बाहर आके ये पैगाम बताएं। शाहजेब, मैं खुद चशमदीद गवाह रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब के मौक़िफ़ का और कई बार इस मौजू पे बातचीत हो चुकी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी शख्सियत खान साहब की इजाज़त के बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू ही नहीं कर सकती है और ख़ान साहब ने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के अमल की हौसला अफजाई की है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि आपने इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी है। उनका मौक़िफ़ हमेशा जो है वो मुसालियत की तरफ रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को तक़वियत देने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए गलत ये पिक्चर पोर्ट्रे किया जाता है कि खान साहब या पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की हामी नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी और पार्टी के अंदर कुछ लीडर जो हैं उन्होंने ये हार्ड लाइन ली हुई है ताकि इस हार्ड लाइन लेने की वजह से वो पॉपुलर हो, पार्टी की सफ़ में पसंद किए जा सके। लेकिन एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी ये बिल्कुल फैसला कुन है कि पार्टी 3 दफ़ा जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ संजीदा मकाम पे ले गए थे मुज़ाकरात और ये हर मुज़ाकरात के अमल की रिपोर्ट जो है जिन लोगों को इंगेज किया गया था एस्टेब्लिशमेंट ने वो खान साहब को देते आए हैं। आप नहीं भूले होंगे कि इतवार के दिन भी जेल के दरवाजे इन लोगों के लिए खोले गए थे। 26 नवंबर को भी और 25, 23, 22 नवंबर को हमारे मुज़ाकरात हुए और इससे पहले जो है 22 अगस्त को जब जलसे का ऐलान हुआ था उस वक़्त मुज़ाकरात हुए थे। इसके अलावा 2024 में एक और स्टेज था जब हमने इस्लामाबाद में जलसा किया था संगजानी के मकाम पे, उस वक़्त मुज़ाकरात हुए थे और उन तीनों मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफर्स आई थी जिसका मैं आपके प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुका हूँ और जिसका मगर अब तो सूरत हाल ये है मौलाना साहब, अब मुज़ाकरात हो तो कैसे हो, बात आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। इस वक्त तो जो बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, फिर अमेरिका से तहरीक इंसाफ के हामी आते हैं अस्करी क़यादत में या DGISI से मुलाकात करते हैं, उनके खिलाफ फिर जो जिस किस्म की कैंपेन चली सोशल मीडिया पर और वो अपनी एक्सप्लेनेशन ही देते रह गए, फिर आदम सवाती साहब को कुरान उठा के बताना पड़ा कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दी है, उनके खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, तो रास्ता निकल सकता है आपके ख्याल में पार्टी का? मेरा ख्याल है आज बैरिस्टर गौर साहब ने भी शायद इसका इदराक कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अपने यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया टीम्स को जो है इनके साथ फैसला कुन दो हाथ करने होंगे। सोशल मीडिया जो है वो जिन लोगों की ईमा पे ट्रोलिंग करती हैं, अपने बयानिए देती हैं,
और एन बाद औकात ऐसे वक्त में हमलावर होती हैं जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि एक स्टेज पे एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे हुकूमत PTI और एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे इत्तेफाक किया कि हुकूमत को फेस सेविंग के लिए हम हुकूमत और पीपल पार्टी के साथ मुज़ाकरात करते हैं, और वो मुज़ाकरात के दौर चले जिसमें पुष्टपनाई जो है दोनों तरफें को एस्टेब्लिशमेंट की हासिल थी। एन उसी वक्त एक ट्वीट आया था, आपको याद होगा, जिसको जवाब बना के एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच लिए थे, और फिर PMLN जो है उन्होंने भी बदगुमानी का इज़हार किया, और उस वक्त भी मुज़ाकरात को बड़ा दचका लगा था। तो लिहाजा वक्त मेरा ख्याल है बहुत ही करीब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्सप्रेस वाज़ेह सोशल मीडिया पॉलिसी के हवाले से अनकरीब कोई ऐलान करेगी। मैं अली अमीन खान की पोजीशन के हवाले से खदशात रखता हूँ। इनके खिलाफ बड़ी ही एक मजबूत लॉबी PTI में एक तसलसल से काम कर रही है। खान का उस पर एतमाद रहा है, काफ़ी अरसे से उनका साथी है, दाइयों से, लेकिन ये मेरे खदशात हैं, और पार्टी के एक इंसाइडर होने की हैसियत से बहुत सारे लोगों के साथ उठक बैठक है। मुझे ये इल्म है कि पार्टी में माजी में जिन लोगों ने वज़राए आला लगवाए हैं या हटाए हैं, वो लोग अब अली अमीन खान को वज़ीर आला के मनसब पे नहीं देखना चाहते। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। तवील अरसे की खामोशी और सियासी पर्दानशीनी के बाद बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला कर लिया है। पार्टी के मुताबिक नवाज शरीफ न सिर्फ अपनी पार्टी को दोबारा फाल करने के लिए काम शुरू करेंगे, बल्कि मुल्की मसाइल के हल, खास तौर पर बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए भी किरदार अदा करेंगे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ ने आज अपनी पहली सियासी मुलाकात साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच से की है, जिन्होंने मुलाकात के बाद बताया कि नवाज शरीफ राज़ी हो गए हैं कि वो बलूचिस्तान के मसले पर अपना किरदार अदा करेंगे, और हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो कुछ दिन बलूचिस्तान में गुजारें। इस वक्त पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम नवाज शरीफ से उसकी उम्मीदें हैं कि वो आके एक मुस्बत किरदार अदा करेगी, चाहे बलूचिस्तान के सियासी मसले हों, चाहे उसके माशी मसले हों। हमने तफसीलन बात की है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मियाँ साहब इसमें एक किरदार अदा करेगी, और हम समझते हैं कि मियाँ साहब चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस हैं और हमारी उसके साथ एक ताल्लुक है, और हम उम्मीद रखते हैं, हमने उसको कहा है भी और वो राज़ी भी हो गए कि बलूचिस्तान के इशू में मैं अपना किरदार अदा करूँगा, चाहे वो सियासी मसले हों, चाहे वो माशी मसले हों। उनमें अभी हमने उससे रिक्वेस्ट की है कि आप अभी जा रहे हैं, इसके बाद आ जाएं, बलूचिस्तान में कुछ दिन गुजारें और तमाम बलूचिस्तान के सियासी दीन से मिलें, ताकि बलूचिस्तान का जो इशू है इसको हम जिस तरीके से 2013 में मियाँ साहब ने इनिशिएटिव ली थी, उसी तरह उसको हम एमिकेबली हल करें। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि उन्हें इस बहरानी सूरत हाल में अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए, जिस पर नवाज शरीफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। बलूचिस्तान में न सिर्फ हालिया कुछ अरसे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज़ी से बढ़ी हैं, बल्कि बलूचिस्तान की सियासी क़यादत भी एहतजाज कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने वाले बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर बेंगल ने बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग के इलाके लगपास के करीब 13 दिन से एहतजाजी धरना दिया हुआ है। धरने के शुरका का मुतालबा है कि गिरफ्तार खवातीन को रिहा किया जाए और उनके लॉन्ग मार्च को कोयटा तक आने की इजाज़त दी जाए, वरना वो लगपास पर ही अपना एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी जानिब इंतजामिया ने लगपास के करीब कोयटा कराची शाहराह को कंटेनर्स लगाकर बंद कर रखा है और पुलिस और दीगर फोर्सेस की भारी नफरी वहाँ तैनात है। हुकूमती वफ़द एक से ज़ायद दफ़ा अख्तर बेंगल से मुलाकात कर चुका है, जबकि गुज़िश्ता दिनों अख्तर बेंगल से मुलाकात करने के बाद कल पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चज़ई ने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की बका के लिए अपनी खामोशी तोड़ दें, जबकि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिसके बाद आज डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ से मुलाकात करके बलूचिस्तान का दौरा करने और वहाँ के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब खुद हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब आज आपकी मुलाकात हुई, आपने नवाज शरीफ साहब से बात की, उन्हें राज़ी किया कि वो बलूचिस्तान के मामलात में किरदार अदा करें। अख्तर बेंगल साहब कह चुके कि सूरत हाल हमारे हाथ से निकल गई है। आपने आज कहा कि 2013 वाला किरदार नवाज शरीफ साहब अदा कर सकते हैं, मगर ना तो बलूचिस्तान के हालात 2013 वाले हैं, ना वफाक के
हालात 2013 वाले हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? शुक्रिया जी शाहजेब साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि 2013 के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन देखें, चीजें एकदम ठीक नहीं होती हैं। जब आपकी नीयत ठीक हो, जब आपकी विजन हो, तो चीजें आस्ता आस्ता बेहतर हो सकती हैं। हमने मियां साहब को वो तजावीज़ें दी हैं जो आज के हालात के मुताबिक हैं। आज हमें बखूबी हम जानते हैं कि आज मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है भरूच मिलिटेंट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों की, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना वो मुमकिन है, जिसमें सरेदस्त जो है ना लापता अफराद का इशू है, डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल इशू को जो है ना वो ठीक करना है, सरदार अख्तर महंगल जो धरने पे बैठा हुआ है उसको जो है ना खत्म करना है, जो हमारे खवातीन एक्टिविस्ट और दूसरे सियासी कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उनकी रहाई के लिए वो किरदार अदा कर सकते हैं। बलूचिस्तान के डेवलपमेंट, अभी जितना मिनरल्स का जो सौदा हो रहा है उसमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी को बेहतर कर सकते हैं, गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं, मेरिट को बेहतर कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिसमें जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं, नौजवानों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। क्योंकि हमारे नौजवान रोज बरोज रियासत से दूर होते जा रहे हैं। किसी न किसी लेवल पे उनको एंगेज करना बहुत जरूरी है शाहजेब भाई। वैसे ज़ाहिर आप बिल्कुल अहम बात कर रहे हैं, मगर इस मामले में जब नवाज शरीफ साहब से किरदार की बात करते हैं, अख्तर महंगल साहब का मुतालबा है कि ख़वातीन को रिहा किया जाए मारंग बलोच समेत, तो मैं भी अपना धरना ख़त्म कर दूंगा। कि नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से बात हुई कि वो इसमें किरदार अदा करें, और अगर वो करें तो क्या इस्टेब्लिशमेंट और इदारे उनकी बात मान लेंगे? नहीं मान लेना, नहीं मान लेना उसकी हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमने जरूर कहा कि जी आप इस मसले को, जो खवातीन एक्टिविस्ट गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो है ना 60-70 के करीब लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें नेशनल पार्टी के भी लोग हैं और आम लोग भी हैं, बीएनपी के कारकुन हैं, इनकी गिरफ्तारी में आप किरदार अदा करें। अब वो किस हद तक अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको कहा है, उसने कहा कि जी मैं किरदार अदा करूंगा। और आपको ये लगता है कि उन्होंने जो कमिटमेंट दी है उस कमिटमेंट को वो पूरा कर सकते हैं आज के हालात में भी? देखें, बात यह है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा या कमिटमेंट होगा। नवाज शरीफ ने जब भी कमिट किया है उसको पूरा किया। अब रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो देखे ना, एक पेचीदा मसला है, उसमें डेफिनेटली दूसरे जो है ना फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, तो ये चीजें जो है ना, लेकिन नवाज शरीफ से हमारी उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ और पाकिस्तान की बाकी लीडरशिप बलूचिस्तान को कॉन्सेंट्रेट करे। हमने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को भी कहा था कि आप भी इसमें दिलचस्पी ले लें, तमाम लोगों को बुलाएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, तमाम इंटेलेक्चुअल को बुलाएं, ताकि बलूचिस्तान जो ब्लीड कर रहा है गुज़िश्ता 2 दहाइयों से, कहीं ना कहीं तो इस ब्लीडिंग को रोकना तो जरूरी है ना। और ये आप समझते हैं कि क्या किया जाए कि ये रुके? अब ज़ाहिर जो वाक़यात हैं उनमें भी इंटेंसिटी बहुत आ गई है, ट्रेन पर हमला हो, फोर्सेस पर हमला हो, शहरियों पर हमला हो, या शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मारना हो, इन वाक़यात में जितना इंटेंसिटी आ गई है कि किस तरीके से मामला बेहतर हो सकते हैं? मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हालात की इंटेंसिटी में इजाफा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हमें चीजों को जो है ना लिगेट करने की जरूरत है। कब तक ये ब्लीड करेंगे? आखिर इससे पहले भी कई इंसर्जेंसी हुए, उनका भी रिजल्ट जो है ना बातचीत से निकला है। बलूचिस्तान का मसला बातचीत से ही निकलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से ही निकलेगा। गो के ये 70 की बजाय इस वक्त ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट भी मुज़ाकरात है और सियासी है।
मेरे साहब, और आप इस बात पर अभी भी यकीन रखते हैं कि सूरत हाल हाथ से निकली नहीं है, बलूचिस्तान के मसले को हल किया जा सकता है, अलहदगी पसंद जो हैं उन्हें भी बात समझाई जा सकती है और जो शिकायत हैं बलूचिस्तान के अवाम की उन्हें भी दूर किया जा सकता है? देखो ना, इस स्टेज पे मैं अगर कहूँ कि अलहदगी पसंद बात करेंगे, वो नहीं करेंगे, ना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बात करेगी, लेकिन आप कुछ इनिशिएशन ले लें, रियासत कुछ चीजें करें जो आम आदमी जो रियासत से दूर हो रहा है वो अपने आप को रियासत का हिस्सा समझे ना। जो मैंने आपसे अर्ज की ना कि हमने मियां साहब को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों प्रॉब्लम बताया और उसका वे फॉरवर्ड भी बताया। और मियां साहब कब तक कह रहे हैं कि वो बलूचिस्तान आएंगे और इस हवाले से मुलाकातें करेंगे या किरदार अदा करेंगे? डेट नहीं, हमें डेट नहीं दिया, लेकिन उसने ये कहा कि मैं किरदार अदा करूंगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरीके से बलूचिस्तान को अभी भी इस क्राइसिस से निकाला जा सकता है, मियां नवाज शरीफ अपना किरदार किस तरीके से अदा कर सकते हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।